हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके ही क्लासेस रतन क्लासेस में का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि फरवरी महीना में जो पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन लेकर आया हो बहू यही क्वेश्चन डालने वाला है। यदि आप लोग चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया नंबर मैथ में उठाएं तो इस वीडियो को देखना मत भूलें। तो यदि बात करें पहला क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिव में, तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। सभी बिंदु का भुज होता है। y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। ऑप्शन दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया है 0, ऑप्शन सी में दिया है 2 और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आइए हम लोग जानते हैं। y अक्ष पर बोल रहा है तो y अक्ष क्या होता है? जो ऊर्ध्वाधर हो। ऊर्ध्वाधर करने का मतलब है खड़ा हो और x अक्ष करने का मतलब है क्षैतिज हो। तो अब यदि यहां बात करें इस बिंदु पर इस बिंदु पर इसको बोलते हैं x1, ये y1। यदि मैं बात करूं इसको बोलते हैं इस जहां पर दोनों काटता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटता हो उसको बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, यानी x का मान कितना आ गया 0 और y का मान कितना आया 0। x और y दोनों 0 तभी होता है जब उनका मूल बिंदु हो। और मूल बिंदु किसको बोलते हैं? जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटता हो वही आपका मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वो 0,0 होगा। अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट पर y एक्सिस पर यानी y अक्ष पर सभी बिंदु का जो भुज होता है वो क्या होता है? तो भुज किसको बोलते हैं? x को भुज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं। x को भुज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं। यदि हम इसकी बात करें, यदि हम मानते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। यदि हम इसका मूल यदि हम देखें इसका निर्देशांक, यदि इस बिंदु का निर्देशांक देखें, यदि इस बिंदु पर निर्देशांक देखें तो इस बिंदु पर निर्देशांक क्या होगा? यानी y कितना है 1 है, x क्या है x 0 है, तो 0 का मान होगा। यदि हम इस बिंदु के निर्देशांक की बात करें, तो y कितना है 2 है और x कितना है 0,2। यदि हम 3 की बात करें, इस बिंदु की बात करें तो 0,3। 4 की बात करें, यहां पर बात करें तो 0,4। इसका मतलब है कि y अक्ष पर जितने भी बिंदु हमें दिखाई दे रहा है सभी बिंदु में x जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो आपका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। और यदि हम x अक्ष पर सभी बिंदु का यानी x अक्ष पर सभी बिंदु का कोटि क्या होगा? सभी बिंदु पर कोटि क्या होगा? यदि हम इनका बात करें इस बिंदु पर
कोटि क्या होगा, कोटि किसको बोलते हैं, वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। यदि हम मानते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इस बिंदु पर आपका कोटि क्या होगा, तो x तो 1 हो जाएगा और कोटि क्या हो जाएगा 0, या x2 होगा कोटि क्या होगा 0, x3 होगा कोटि क्या होगा 0 होगा, यानी x क्या हो जाएगा 4 और कोटि 0। इसका मतलब हमने देखा कि x अक्ष पर सभी बिंदुओं पर, x अक्ष के सभी बिंदुओं पर कोटि जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, और y अक्ष पर सभी बिंदुओं, y अक्ष के सभी बिंदुओं पर आपका जो भुज आ रहा है वो 0 आ जा रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में याद रखना होगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है बोर्ड लेवल में, और यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक P, Q क्रॉस लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक P, Q बराबर है। आप लोगों को ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है P क्रॉस Q, दूसरा ऑप्शन है आप लोगों को P बटा Q, और तीसरा ऑप्शन है P x बार Q x बार, और डी ऑप्शन है Q बटा P। ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो महत्तम समावर्तक क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक यानी महत्तम समावर्तक बोलते हैं HCl, P और Q, क्रॉस है लघुत्तम समावर्तक को बोलते हैं LCM, P, Q। तो हमेशा देखना HCl इंटू LCM बराबर होता है पहली संख्या क्या है P इंटू दूसरी संख्या क्या है Q। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब यदि दोस्तों, यदि मान लीजिए कि आप लोगों को अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, किसी बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है, 2 एवं 6 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो द्विघात बहुपद क्या होगा?
ऑप्शन में है आप लोगों को, ऑप्शन ए दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। ऑप्शन बी दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। और ऑप्शन सी दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। और ऑप्शन डी दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो किसी द्विघात बहुपद के शून्य यानी अल्फा 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 का मान कितना है? अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान कितना दिया? 6। तो द्विघात बहुपद क्या होगा? मैंने आप लोगों को बताया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना दिया है? 2 दिया है, प्लस बीटा कितना दिया है? 6 दिया है, बराबर माइनस बी बट्टा ए। 6 और 2 कितना होता है? 8 बराबर माइनस बी बट्टा ए। इसका मतलब नीचे मन है, तो यहां आप लोगों को a बराबर 1 दिखाई दिया है और b बराबर माइनस 8। अब हमें c का भी मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a। अल्फा कितना दिया है? 2 दिया है, या ये दशमलव है, ये दशमलव नहीं है, ये प्रोडक्ट है, तो गुना कीजिएगा। और बीटा का मान कितना दिया? 6 बराबर c बटा a। 6 दूनी 12 बट्टा 1 लिखिएगा, सी बाई ए। इसका मतलब ए का मान तो 1 है और सी का मान कितना है? 12। अब द्विघात बहुपद क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं? तो द्विघात बहुपद कहने का मतलब होता है, तो द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए ए का मान कितना दिया है? 1 एक्स स्क्वायर, प्लस बी का मान कितना दिया है? माइनस 8, तो माइनस 8 इंटू एक्स, प्लस सी का मान कितना दिया है? 2। अब 1 को एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस 8x प्लस 12। अब बताइए ये जो आपका आंसर आया है कौन सा ऑप्शन में? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमें बोर्ड में देखने को मिलते हैं और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। गलती करने की कोई बात नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा है यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा? तो k का मान क्या होगा? आप लोगों को ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है 1/2 और ऑप्शन डी है -1/2।
-1/2। ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ बहुपद दे रखा है 2x² + 5x + 5x - k, और इनके जो शून्यक है यानी अल्फा और जो बीटा है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो यहाँ देखते हैं 2x² + 5x + 5x - k। अब हम यहाँ लिख सकते हैं 2x² + 10x - k। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को a के मान कितना निकल के आया? a का मान निकल आया है 2, b का मान आ गया है 10 और c का मान आ गया -3। अब यहाँ पूछ रहा है हमें अल्फा और बीटा चाहिए। तो अल्फा और बीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आप लोगों को मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -c/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? c का मान कितना दिया? माइनस का माइनस लिख दिएगा, c का मान -k तो -k लिखिएगा, और a का मान कितना दिया? 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया? k/2 आ गया, k/2 आ गया। अब हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा बराबर लिख सकते हैं c/a। अल्फा इंटू बीटा, c का मान कितना दिया? -k और a का मान दिया 2। तो आप लोगों को यहाँ क्या प्राप्त हुआ है? आप लोगों को यहाँ एक चीज जरूर प्राप्त हुआ है, और आप लोगों को यहाँ प्राप्त हो गया है अब इसमें आप लोग लिख सकते हैं अब यहाँ बोल रहा है कि इनके जो शून्यक है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम है, इसका मतलब है कि अल्फा जो है बराबर 1/बीटा है। यहाँ दे रखा है कि इसके जो शून्यक है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी अल्फा बराबर 1/बीटा। तो इसको बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा 1। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया? अल्फा इंटू बीटा का मान दिया -k/2, -k/2 बराबर 1। तो k बराबर क्या लिख सकते हैं? -1/2। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो k बराबर कितना आ जाएगा? -1/2। राइट आंसर आपका ये आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए युग्म समीकरण 2x + 4y = 3 तथा 12y + 6x = 6 का हल है। ऑप्शन ए दे रखा है कोई हल नहीं।
ऑप्शन बी दे रखा है एक हल, एक हल, और ऑप्शन सी दे रखा है दो हल, दो हल, और ऑप्शन डी दे रखा है अनगिनत हल, अनगिनत हल। अब यहां आप लोगों का आंसर पढ़ना है युग्म समीकरण 2x + 4y = 3 तथा 12y + 6x = 6 का हल है। अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो सबसे पहले ये जो समीकरण है 2x + 4y = 3, तो a1 का मान कितना है यहाँ 2, b1 का मान कितना दिया 4 और c1 का मान कितना दिया 3। इस समीकरण से हमें निकला है a1 b1 और c1। समीकरण 2 कितना दिया है यहाँ पर 6x + 12y = c, समीकरण 2 है। तो a2 का मान कितना है यहाँ 6, b2 का मान कितना दिया 12 और c2 का मान कितना दिया 6। अभी हम चेक करते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब देखिए a1 का मान कितना दिया 2, a2 का मान कितना दिया 6 बराबर b1 का मान कितना दिया 4 और b2 का मान कितना दिया 12। अब दुका पाड़म दो एक बार में, दुका पाड़म 6 3 बार में, दुका पाड़म में 4 2 बार में और दुका पाड़म 12 6 बार में, दुका पाड़म दो एक बार में और दुका पाड़म 6 3 बार में। अब इसमें यहां भी देखते हैं c1 कितना दिया 3 और c2 कितना दिया 6, 3 का पढ़म 3 एक बार में और 3 का पढ़म 6 2 बार में। इसका मतलब है यहां आप लोगों को क्या पढ़ा 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2, यानी इसका मतलब है ये इसके बराबर है, लेकिन ये जो है इसके बराबर नहीं। इसका मतलब है ये आपका यदि इस तरह का यदि आप लोग का जब रेशियो दिखाई दे a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका मतलब है कि ये आपका समांतर है। क्या है समांतर है, समांतर रेखा है। और जब समांतर रेखा हो तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। तो इसका मतलब समांतर है। जब ये समांतर रहेगा इसका कोई हल नहीं होगा तो ऑप्शन क्या होगा ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हमेशा याद रखना होगा आप लोग जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, इसका मतलब है कि ये संपाती है। क्या है संपाती है। अच्छा संपाती रहेगा तो अनेक अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा। इसी में और क्वेश्चन छापिएगा जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब होगा कि ये प्रतिच्छेद कर रहा है, और जब प्रतिच्छेद करेगा तो केवल एक ही हल होगा, केवल एक ही हल होगा। तो ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में देखने को मिलता है और ये क्वेश्चन मैंने यहां उतार दिया आप लोग को। फटाफट सारा बच्चा नोट कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। छठा प्रश्न, छठा प्रश्न है प्रेक्षण। छठा प्रश्न है प्रेक्षण, प्रेक्षण 14 15 13 16 14 15 17 13 15 का बहुलक है, 15 का बहुलक है।
ऑप्शन ए दे रखा है आप लोग को, ऑप्शन ए में 30, ऑप्शन बी में 14, ऑप्शन सी में 15, ऑप्शन डी में 16। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो जब भी बहुलक, बहुलक किसको बोलते हैं? बहुलक उन्हीं को बोलते हैं जो आंकड़ा में जो संख्या सबसे अधिक बार आया हो, यानी आंकड़ा में जो संख्या सबसे अधिक बार आया हो वही आपका बहुलक कहलाएगा। तो ये आप लोगों का आंकड़ा दे रखा है, हम आंकड़ा को देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आंकड़ा को अब इसमें देखते हैं ये आंकड़ा में कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो यदि 14 की बात करें तो 14 के बार रिपीट हुआ है, 1 2 यानी 2 बार। 15 के बार रिपीट हुआ है, 1 2 3, 15 3 बार। 13 की बात करें, 13 के बाद रिपीट हुआ है, 13 2 बार रिपीट हुआ। 16 एक बार रिपीट हुआ है, और 17 कितना बार रिपीट हुआ है? 1 बार। अब बताइए कि यह 14 15 13 16 और 17 दिया है, तो इसमें से कौन सी संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है? 15 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और वो क्वेश्चन है 7वां। संघर्ष न तकलीफ, मेहनत करते ही जाना है, सफलता अवश्य ही प्राप्त होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक है, का माध्यक है, का माध्यक है। ऑप्शन दे रखा है, परीक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15, 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 12। बताइए 9, 10, 11, 12 होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? माध्यक किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं आंकड़ों को क्या करेंगे। सबसे पहले है हम आंकड़ों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर करने का मतलब होता है घटते क्रम, और इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। तो हम पहले घटते हुए क्रम में चलते हैं। सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? सबसे बड़ा आपको यहां दिखाई दे रहा है 15। फिर 15 से छोटा कौन सा नंबर है? 14। 14 से छोटा, 14 से छोटा 13, और 13 से छोटा 12, और 12 से छोटा 8, और 8 से छोटा 7, और 7 से छोटा 6। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7।
माध्यक का हमेशा याद रखना है, माध्यक का बीच की तलाश करता है, बीच की। तो 3 स्टेप ये चल गया और 3 स्टेप ये चल गया, बीच में बच गया ट्यूबल। तो ये जो ट्यूबल होगा ये आपका माध्यक का होगा, तो डी इज राइट आंसर। यदि आप इनको फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना होगा, जब n सम संख्या हो, सम संख्या हो तो माध्यक का फॉर्मूला है, माध्यक का फॉर्मूला है n/2 वहां पर प्लस n/2 प्लस 1 का वहां पद और डिवाइडेड बाय 2। आप बताएं n का मान यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। जब n विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो माध्यक का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 वहां पद। n का मान कितना दिए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 और n का मान 7 प्लस 1/2 वहां पद। अब 8/2 वहां पद। अब 8 2 का पढ़ा कितना में कटेगा, 4 में। फोरवा पद में कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 12। तो फोरवा पद में कितना आ गया, 12। तो ये 12 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो आप चाहते हैं इसको शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फार्मूला भी नोट कर लीजिए, ये आपका फार्मूला बहुत ही काम आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए है आप लोगों के लिए, ऑप्शन ए है x², ऑप्शन बी है √3/2 x², ऑप्शन सी है √3/4 x² और ऑप्शन डी है 1/2 x²। ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा समान हो। त्रिभुज कहने का मतलब है जिसमें 3 भुजा हो, त्रिभुज कहने का मतलब जिसमें 3 भुजा हो, और समबाहु कहने का मतलब है कि सभी भुजा समान हो, यानी ये वाला और ये वाला तीनों समान होना चाहिए, इसी को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 x², ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो आप लोग समझ में तो आ गया होगा सारा बच्चा को। अब यदि इसका हम यदि फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताते हैं, फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। हम इनका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, यदि हम इनका बात करें तो यदि हम तो ये फॉर्मूला है, ये मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मोटा मोटी याद रखना होगा आप लोग को, √3/4 x²। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई है तो उसका विकर्ण होगा, तो इसका विकर्ण क्या होगा? ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है √3 ए इकाई, ऑप्शन बी दे रखा है √2 ए इकाई, और ऑप्शन सी दे रखा है 3 ए इकाई, और ऑप्शन डी दे रखा है √6 ए इकाई। इसमें से कौन सा आपका सही है? तो चलते हैं। किसी घन क्या होता है? घन एक वर्गाकार जैसा होता है, यानी जिसका चारों भुजा क्या हो, बराबर। तो घन का प्रत्येक किनारा क्या हो? घन का प्रत्येक किनारा क्या है? ए है। उनका विकर्ण किसको बोलते हैं? इसको विकर्ण बोलते हैं। तो हम नाम लेते हैं ए बी सी डी। विकर्ण, यहाँ विकर्ण आपको निकालना पड़ेगा एसी यानी इसका एसी का मान क्या होगा, यही विकर्ण होता है। तो यहाँ पर एसी एक्स वाई, यहाँ पर आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो रहा है। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या प्राप्त होता है? AC एक्स वार बराबर AB एक्स वार प्लस BC एक्स वार। AC एक्स वार लिखिएगा, AB का मान कितना थी? A, तो A का होल स्क्वायर एक स्क्वायर होता है, और BC का मान कितना थी? A का होल स्क्वायर। अब A एक्स वार और A एक्स वार हो जाता है 2A एक्स वार। अब ये जो एक्स वार है इक्वल के रहेगा, तो ये नंबर जो हो जाएगा √2 एक्स वार। अब √2 का √2 a इंटू ए लिख सकते हैं, और ए जोड़ा लग गया तो ये बाहर आ जाएगा a√2 इकाई। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमें बार बार बोर्ड में देखने को मिलता है। ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन है 11 10। ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन दिया है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, 4:25 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात कितना होगा? उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है 3:5, ऑप्शन बी दे रखा है 5:2, ऑप्शन सी दे रखा है 1:5, और ऑप्शन डी दे रखा है 2:5। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या था? पाई r स्क्वायर। तो
तो पाई आर स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर बट्टा पाई R2 का स्क्वायर का जो अनुपात है वो 4/25 है। तो पाई पाई कैंसल हो गया, इसको लिख सकते हैं R/R2 का होल स्क्वायर बराबर 4/25। इसको मैं लिख सकता R1/R2 का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर को काटने के लिए 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर आएगा, और 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 का होल स्क्वायर। इसमें और हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो R1/R2 का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर, यहाँ 5 का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 2/5 का होल स्क्वायर। अभी अक्सर यहाँ भी कट गया, तो R1/R2 बराबर 2/5। इसका मतलब R1/R2 बराबर लिख सकते हैं 2/5। बताइए 2/5 कहाँ दिखा दे रहा है? 2/5 आपका यहाँ दिखा दे रहा है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 126, 120, 114 डॉट 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 का कौन सा पद जीरो है? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है 20वां, ऑप्शन बी दे रखा है 28वां, और ऑप्शन सी दे रखा है 22वां, और ऑप्शन डी दे रखा है 23वां। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो समांतर श्रेणी क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं? आप लोग मतलब घर की सीढ़ी देखते होंगे, तो घर का जब सीढ़ी होता है तो हम ऊपर चढ़ने के लिए पहले प्रथम सीढ़ी पर जाते हैं, फिर दूसरा सीढ़ी पर जाते हैं, फिर तीसरा सीढ़ी पर जाते हैं, फिर चौथा सीढ़ी पर जाते हैं। तो एक प्रकार का वो सीढ़ी जो होता है वो सीरीज है। तो कोई भी नंबर सीरीज में रहे तो वह कहलाता है आपका समांतर श्रेणी। तो ये नंबर भी सीरीज में दिया है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है A1 का मान है 126, D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 का मान 120 माइनस A1 का मान 126, 126 में 120 जाएगा तो 6 बचेगा, 126 बढ़ाएगा 120 बढ़ा 126 के पास क्या माइनस। आप कौन सा पद जीरो, इसका मतलब अंतिम का पद कितना दिया है? जीरो। हमको कौन सा पद पूछ रहा है? कौन सा पद पूछ रहा है? यानी n पूछ रहा है। हमें यहाँ क्या पूछ रहा है? n पूछ रहा है, यानी कौन सा पद जीरो है, यानी कौन सा पद जीरो है, यानी कौन सा पद में जीरो होगा, यानी हमको ये n पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो आप लोगों को ध्यान से समझना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला आता है, यानी एनवा पद कैसे निकलते हैं? एनवा पद का फॉर्मूला आता है, एनवा पद का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का ए लिखना है, ए एन लिखना है, ए का मान कितना दिया 126, एन का मान नहीं पता है, और डी का मान कितना दिया है? डी का मान दिया है -6, और ए एन का मान दिया 0,
बराबर 126 प्लस n-1 इंटू -6, ये प्लस 126 इधर जाएगा तो -126, ये -6 इधर जाएगा -6, यहाँ n-1 माइनस माइनस कट गया, ये दो बार में एक बार में। अब यहाँ क्या आ गया 21 + 1 इज इक्वल टू n, तो यहाँ पर 22 इज इक्वल टू n। इसका मतलब है n का मान कितना आ गया 22, यानी समझिए n बराबर कितना आ गया 2। इसका मतलब है 22वां पद में आपका 0 होगा, यानी 22वां पद में आपका जो आएगा वो 0 आएगा, यानी राइट आंसर सी, राइट आंसर सी, 20वां पद में आपका 0 आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि cos थीटा इज इक्वल टू p है तो tan थीटा का मान होगा, tan थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए दे रखा है √1 - px² बट्टा p। ऑप्शन बी दे रखा है 1/p, और ऑप्शन सी दे रखा है p बट्टा √1 - px², और ऑप्शन डी दे रखा है √1 + px² बट्टा p। तो ये चार ऑप्शन आपका दिया है, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो cos थीटा का मान दिया है p, तो tan थीटा पूछ रहा है, tan थीटा पूछ रहा है, तो tan थीटा पूछ रहा है तो आप लोगों को पता होगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब sec थीटा का उल्टा क्या होता है? sec थीटा का उल्टा होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा का मान कितना दिया p। इसका मतलब sec थीटा का मान कितना आ जाएगा 1/p का होल स्क्वायर माइनस tan² थीटा बराबर 1, तो 1/px² हो जाएगा, ये +1 दे देगा -1 बराबर tan² थीटा। अब इनका एलसीएम निकालते हैं, यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो px² आएगा, px² कितना में था, a1 में थे, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, 1 जो है वो px² कितना बार में आएगा, तो px² बार में, तो px² को 1 से गुना करेंगे px² आएगा बराबर tan² थीटा। अब यहाँ में ये x बार इधर आ जाएगा, तो ये पूरा क्वांटिटी आएगा रूट में देगा, तो 1 - px² बट्टा px² बराबर tan थीटा, तो √1 - px², ये px² जो अलग रह जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, तो आपका tan थीटा, तो tan थीटा का मान कितना आया √1 - px² बट्टा p। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से आपका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec b क्रॉस cos b क्रॉस इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है 2
ऑप्शन बी दे रखा है -1, ऑप्शन सी दे रखा है 0 और ऑप्शन डी दे रखा है 1। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो मैंने पहले ही बता दिया था कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। यहाँ पर आप लोग को सेक बी क्रॉस कॉस डी दिया है, तो सेक डी को लिख सकते हैं 1/cos डी क्रॉस कॉस डी। कॉस डी कितना बार में काटेगा? एक बार में, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो आपका जो डी है इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हो तो सेक थीटा का मान होगा, सेक थीटा का मान होगा। ऑप्शन है √3, ऑप्शन बी है 1/2 और ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 1/√3। तो ये आप लोगों का ऑप्शन है। तो cot थीटा बराबर 1/√3 है, तो सेक थीटा का मान पूछा है। सेक थीटा का मान आप लोगों को पूछा है। तो आप लोगों को यहां पर सबसे पहले cot आप लोगों को बताया था लाल बट्टे कक्का और कक्का बट्टे लाल। ये त्रिकोणमिति अनुपात है। मैंने आप लोग बताया था त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। लाल बट्टा कर्ण अनुपात को बोलते हैं साइन थीटा, आधार बट्टे कर्ण के अनुपात को बोलते हैं कॉस थीटा, और लाल बट्टे आधार को बोलते हैं टैन थीटा, और कर्ण बट्टे लाल के अनुपात को बोलते हैं कॉसेक थीटा, और कर्ण बट्टे आधार के अनुपात को बोलते हैं सेक थीटा, और आधार बट्टे कर्ण को बोलते हैं कॉट थीटा। लाल बट्टे कक्का बट्टे लाल, आणि लंब बट्टे आणि आधार बट्टे लंब के अनुपात को कोट थीटा बोलते हैं। कर्ण बट्टे आधार के अनुपात को सेक थीटा बोलते हैं। कर्ण बट्टे लाल के अनुपात को कोसेक थीटा बोलते हैं। लाल बट्टे आधार के अनुपात को टैन थीटा बोलते हैं। आधार बट्टे कर्ण के अनुपात को कोस थीटा बोलते हैं, और लंब बट्टे कर्ण के अनुपात को साइन थीटा बोलते हैं। तो यहाँ आप लोगों को कोट थीटा, यहाँ कोट थीटा दिया है, कोट थीटा बराबर दिया 1/√3, और कोट थीटा क्या होता है? आधार बट्टे लंब। तो ये आपका A1 जो है वो आधार हो गया, और जो L जो है वो √3 है गया। तो एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए, और इसमें एक कोण 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो कर्ण कहलाता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है। अब हम यहाँ थीटा मानते हैं, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। ये हो जाएगा आपका लंब, यानी लंब हो जाएगा ये। तो लंब कितना है? लंब दिया है √3, बिल्कुल सही बात है। और जहाँ थीटा बनता है वहां वो हो जाता है आपका आधार। तो आधार क्या दिया? 1। हमको AC निकालना है। अब सेक थीटा का मान क्या होता है? सेक थीटा का होता है कर्ण बट्टे आधार। आधार तो दिया है, कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हमें प्राप्त होता है AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²।
अब देखिए यहाँ पर ए सी एक्स स्क्वायर नहीं है, ए सी का मान में निकालना है, ए बी कितना दिया √3, तो √3 का होल स्क्वायर 3 आता है, और बी सी का मान कितना दिया 1, 1 का होल स्क्वायर 1 आता है, तो ए सी बराबर लिख सकते हैं √4, तो √4 का मान कितना था 2, और ए सी का मान कितना गया 2। हमको पूछ रहा है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है ए सी, और आधार क्या है, आधार आपका है बीसी, तो एसी कितना है 2 और बीसी कितना दिया है 1, तो 2/1 को 2 लिखेंगे, तो ऑप्शन आपका सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्टीन क्वेश्चन है, tan 21 डिग्री बटे cot 90 डिग्री cot 69 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन में दिया है 0, ऑप्शन ए में दिया है 0, ऑप्शन बी में दिया है 1, और ऑप्शन सी में दिया है -1, और ऑप्शन डी में दिया है 1/2। जब भी इस तरह का रेशियो, जब भी इस तरह का आप लोगों को रेशियो देखना है, आपकी डिग्री और 69 डिग्री 90 डिग्री है, तो देखना है जब इनका इनका सम 90 डिग्री हो तो उसका आंसर हमेशा 1 देगा। क्या देगा 1 देगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। अब आएगा कैसे समझना, tan थीटा बराबर मैंने आप लोग बताया था cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan का tan, थीटा का मान कितना था 21 डिग्री, तो cot का cot लिखना है 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर 21 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर cot 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री बटा cot 69 डिग्री, तो cot 69 डिग्री बट cot 69 डिग्री, ये एक बार में कट गया। तो इसको आप सॉल्यूशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा, समय कम बचेगा आप लोगों के लिए। तो देखना है जब भी इस तरह का रेशियो दे तो देखना कि दोनों सम 90 आ रहा है, दोनों सम 90 आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16, यदि त्रिभुज PQR में क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो एंगल Q का मान क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है 60 डिग्री, ऑप्शन बी दे रखा है 25 डिग्री, और ऑप्शन सी दे रखा है 45 डिग्री, और ऑप्शन डी दे रखा है 90 डिग्री। तो अब ये देखिए त्रिभुज PQR में ये हमें प्राप्त हो गया क्यू स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यानी जब भी इस तरह का क्वेश्चन देने को मिले तो ये पाइथागोरस प्रमेय है, और पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो समकोण त्रिभुज से ही पाइथागोरस प्रमेय निकलता है, समकोण त्रिभुज से ही पाइथागोरस प्रमेय निकलता है, यानी जब एक समकोण त्रिभुज हो तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता है। तो ये आपका जो सी है वो राइट आंसर होगा।
सेवेंटीन क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2 और ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है अनगिनत। तो ये वृत्त है, वृत्त का बाह्य बिंदु ये है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? केवल 2। तो बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। यदि क्वेश्चन ये रहे कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यदि क्वेश्चन रहे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो राइट आंसर होगा अनगिनत। अब अनगिनत ऐसा क्यों होगा? ये मान लीजिए वृत्त है, तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अनगिनत वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एटीन क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी श्रेणी 0,1/8, 1/4, 3/8 डॉट 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 का सार्वंतर है, सार्वंतर है। ऑप्शन ए दे रखा है 1/8, ऑप्शन बी दे रखा है -1/8 और ऑप्शन सी दे रखा है 1/4 और ऑप्शन डी दे रखा है -1/4। आइए हम चेक करते हैं सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर मैंने बराबर बोला था D = A2 - A1। A2 जो होता है वो दूसरा पद है और A1 जो है वो पहला पद। दूसरा पद क्या है? 1/8 माइनस A1 कितना दिया? 0। 1/8 D का मान कितना आया? 1/8। जो D है वो सार्वंतर होता है यानी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस। तो 1/8, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद होगा, इसका प्रथम पद होगा। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है -7 और ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है -2। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है -7, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है -2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो समांतर श्रेणी के सामान्य पद 4n-7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा? यानी प्रथम पद पूछ रहा है, यानी a1 पूछ रहा है। तो n का मान कितना है 1, तो 5 इंटू 1 -7, 5 -7, 7 5 2 -2। तो डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3,7,11 डॉट 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 का 14वां पद है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 56 और ऑप्शन डी 59। तो वो 14वां पद बोल रहा है, तो A40 इक्वल टू लिख सकते हैं A + 30D। ए का मान कितना दिया 3 + 30 इंटू डी, 7 में 3 4, 3 + 13 चौके 52, 55 यानी बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 16,11,6,1,-4 डॉट 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 का nवां पद होगा। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है 21 + 5n, ऑप्शन बी दे रखा है 21 - 5n, ऑप्शन सी दे रखा है 5n - 11 और ऑप्शन डी दे रखा है 11 + 5n। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो nवां पद के लिए मैंने आप लोग बताया था, nवां पद के लिए फॉर्मूला था an = a + n-1 इंटू डी। ए का मान कितना थे 16 प्लस n
n-1 इंटू डी का मान कितना 11 में 16 चला जाएगा -5 ए एन बराबर ए एन इक्वल टू लिख सकते हैं 16 -5n -5n यहाँ यहाँ पर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर -5n +5 तो ई एन इक्वल टू लिख सकते हैं 21 -5n 21 तो आपका जो राइट आंसर होगा और वो आपका होगा राइट आंसर बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ये आपका -5 आना गया +5 तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अरे यहाँ पर ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वृत्त का परिधि यदि किसी वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान हो तो वृत्त का व्यास होगा। ऑप्शन ए दिया है पाई इकाई। ऑप्शन बी दे रखा है 2 इकाई और ऑप्शन सी दे रखा है 3 पाई इकाई और ऑप्शन डी दे रखा है 4 इकाई। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान है। इसका मतलब है कि वृत्त का परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो बताइए वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई खत्म तो 2r बराबर इससे r इंटू आर कट गया r बराबर 2। तो यहाँ व्यास पूछा तो d बराबर क्या था 2r। तो 2 का 2 r का मान 2 तो d बराबर 4। इसका मतलब 4 इकाई। d का मान 4 इकाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बिंदु में P 2,3
क्यू 4, के और R 6, संरेखी है तो के का क्या मान होगा, तो के का मान क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 0। तो मैंने हमेशा बताया था जब 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 बिंदु में संरेखी हो, जब 3 बिंदु संरेखी हो, यानी यहां 3 बिंदु है P Q R, जब 3 बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज P Q R का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है। अब P का जो निर्देशांक है वो 2,3 है, Q का निर्देशांक 4,4 है, 4, k है, और R का निर्देशांक 6, -3 है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, रूट 1/2 रूट x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2 ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है जब रेखाएं संरेखी हो। तो ये फॉर्मूला था 1/2 रूट x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब सबका मान पुट कर दीजिए, 1/2 को 1/2 रूट का रूट, अब क्या करना होगा आप लोगों को x1 का मान कितना दिया है, x1 का यहां मान कितना दिया है, x1 का यहां मान दिया आप लोग को x1 का मान दिया है 2, y2 का मान दिया है k माइनस y3 का मान दिया है -3 तो +3, x2 का मान दिया है 4, y3 का मान दिया है -3 और माइनस y1 का मान दिया है 3 प्लस x3 का मान दिया है 6, y1 का मान दिया है 3 माइनस y2 का मान दिया है k बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को, यहाँ पर ये जो आपका जो होगा ये यहाँ आपका रूट नहीं होगा, बात को याद रखना दोस्तों, ये जो रूट होगा ये रूट नहीं होगा, या ब्रैकेट लिखिएगा। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। वन बाई टू लिखना है, इसको से गुना कीजिएगा 2k प्लस 6 प्लस 4 इंटू -6 प्लस 18 -6k। अब ये इसके साथ गुना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2k प्लस 6 माइनस 24 प्लस 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 2k और -6k -4k इज इक्वल टू
-4k +6 और -24 -18 और +18 यानी 0 बराबर 0। तो -4k बराबर 0, तो k बराबर 0। इसका मतलब है कि k का मान कितना आएगा 0, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जब भी बिंदुएं संरेखीय हो तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो जाएगा 0 और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक घटना पर्याप्त नहीं हो सकती है? कौन सी एक घटना पर्याप्त नहीं हो सकती? एक घटना की पर्याप्तता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। ऑप्शन आप लोग को दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है 25%, ऑप्शन बी दे रखा है 2/6 और ऑप्शन सी दे रखा है 3/4 और ऑप्शन डी दे रखा है 3,2। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बोल रहा है इनमें से कौन सी एक घटना की पर्याप्तता नहीं हो सकती? हमेशा रहा है किसी घटना के घटित होने की जो पर्याप्तता होती है, मतलब किसी घटना के घटित होने की जो अधिकतम पर्याप्तता हो सकती है वो 1 हो सकती है। किसी घटना के घटित होने की न्यूनतम पर्याप्तता हो सकता है 0। यानी किसी घटना के घटित होने की किसी घटना के घटित होने की अधिकतम मान 1 हो सकता है। किसी घटना के घटित होने की अधिकतम मान 1 हो सकता है और किसी घटना के घटित होने की न्यूनतम मान जो होगा वो 0 होगा। इसका मतलब है जो पर्याप्तता होगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो पर्याप्तता होगा वो 1 के इक्वल हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। ये आप लोगों को पॉइंट याद रखना होगा। किसी घटना के घटित होने की जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है, किसी घटना के घटित होने की जो न्यूनतम मान होता है 0 होता है। जो आपका पर्याप्तता होगा वो 0 के बराबर होगा, चाहे 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन किसी एक घटना की पर्याप्तता नहीं हो सकती? यानी एक घटना की पर्याप्तता एक घटना की पर्याप्तता 1 हो सकता है, तो ये हो नहीं सकता। 25% का मान होता है 1/4, ये तो हो ही नहीं सकता।
यानी यहाँ आप लोग को ध्यान में रखना है निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रयेकता नहीं हो सकती, यानी 1 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 से छोटा, 1 चाहे 1 से छोटा, तो ये 1.5 है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये इसमें आ जाएगा 0.75, यानी किसी एक घटना की प्रयेकता नहीं हो सकता। इसका मतलब है यहाँ हम चेक कर लेते हैं एक बार, 0.75 आएगा, इसको आएगा 0.66 आएगा, और इसका आएगा 0.25। इसका मतलब है कि ये 0.25, 0.66, 0.75 ये 1 से कम है। यहाँ पर एक घटना की प्रयेकता नहीं होती, घटना की प्रयेकता 1 है, तो 1 नहीं हो सकती है, 1 से 1 नहीं हो सकती। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यानी ये घटना होने की प्रयेकता हो सकता है। मैंने बोला था घटना होने की जो प्रयेकता होता है वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा, चाहे 1 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है एक घटना की प्रयेकता नहीं हो सकती है, तो वो आपका ये जो है वो 1 से ज्यादा आ जा रहा है। इसका मतलब है ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो वीडियो यही समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में शेयर करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जल्दी आने वाला है, ताकि यह वीडियो हर एक बच्चा तक पहुंचे और अपना बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सके। फिर नए वीडियो के साथ इसी का पार्ट 2 लेकर आऊँगा, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग घरों में पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।